गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो 8th क्लास का आपका पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहली वीडियो में हम पहुंच गए थे, सॉइल प्रिपरेशन पूरी हो गई थी और उसमें शुरुआत करी थी हमने बीज को बोने की, सॉइंग ऑफ द सीड्स। तो जैसे बच्चे आप जानते हैं कि अगर हम अच्छा बोएंगे, हेल्दी बीज बोएंगे तो अच्छी फसल होगी, और अगर हमारे पास हेल्दी बीज नहीं है तो हमारी फसल भी कमज़ोर रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि बीज अच्छा हो, हेल्दी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा ना लगा हो। तो इसका बहुत आसान तरीका है, जब हम बीज बोने से पहले हम उस बीज को पानी में डाल दें। तो जो बीज पानी पर तैरेगा वो बीज खराब होता है, और जो बीज पानी के नीचे तली में बैठ जाएगा वो बीज बहुत अच्छा होता है। और बीज की क्वांटिटी तो हम अपने खेत के अनुसार करेंगे, लेकिन क्वालिटी के लिए हम डिपेंड करेंगे कि हमको बीज अच्छा मिले। तो इसके लिए देखिए, आपके बुक्स के अंदर भी दो नाम दिए गए हैं, गौर से देखें। एक तो दे रखा स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एक है सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ से हम अच्छे प्रकार का बीज ले सकते हैं। तो यहाँ से अच्छी प्रकार का बीज मिल जाएगा, और हेल्दी बीज की पहचान हम पानी से कर लेंगे। अब बात आती है इसको, बीज को बोने की। तो बीज बोने के दो प्रकार हो सकते हैं, नंबर 1 मैनुअल और नंबर 2 यूजिंग दी सीड ड्रिल। ओके, अब मैनुअल के तरीके भी कई हैं। हम उसको बखेर कर बो सकते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग का तरीका भी है एक ये। और दूसरा मैनुअल का तरीका है आपका बाय दी यूजिंग सीड ड्रिल। देखिएगा, सीड ड्रिल क्या होती है, एक लंबी मेटल ट्यूब्स होती है, ये फिंगर टाइप्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लगे हुए होते हैं। तो सीड को हम फनल में रखते हैं ऊपर। ये देखिएगा, एक तरह का ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर बीज रखा जाएगा, और यहाँ से जो नालियाँ आती हैं, इससे बीज होता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सीड ड्रिल है। हम इसको ट्रैक्टर के द्वारा है तो छोटे हल के द्वारा भी हम सीड ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। हम इसके साथ सीड ड्रिल यूज करें और उसका नीचे का सिरा यहाँ लगा देते हैं, ऊपर उसमें फनल होता है, उसमें बीज इकट्ठा रखते हैं, और वो बीज धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर चला जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो बीज को हम बोते समय एक निश्चित मात्रा हाथ से जाती है, दूसरा एक निश्चित गहराई तक जाता है जहाँ तक हम चाहते हैं, दूसरा एक बहुत अच्छी लाइनिंग, एक सिस्टम बनता है खेत में, जो हमें खेत कल को काटने में या फिर उसके वीडिसाइडिंग के लिए, यानी कि उसमें खरपतवार उखाड़ने के में भी हमें फ़ायदा हो जाता है, दूसरा पानी देने में भी हमें फ़ायदा होता है। और अगर बखेर कर बोते हैं तो उस पर कई नुकसान हैं, कहीं पर ज़्यादा बखर जाता है, कहीं पर कम बखर जाता है, कहीं पर जब उसको हम खेत के प्लॉइंग करते हैं तो कहीं बीज ऊपर रह जाता है, कहीं बीज नीचे रह जाता है। जो बीज ज़्यादा ऊपर रह जाता है उससे चिड़िया चुग जाती हैं, जो बीज ज़्यादा गहराई पर चला जाता है वो उगता नहीं, तो उससे नुकसान है। तो हमें विशेष रूप से हमें एक मॉडर्न टेक्निक यूज करनी चाहिए। देखिएगा, यूजिंग ए सीड ड्रिल, ये फ़ायदे होते हैं इसमें। अब बात आती है कि ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें एक नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। देखिएगा, आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपको धान की बुआई चल रही है। उसमें क्या होता है कि पहले हम पौध तैयार करते हैं, जिसको हम नर्सरी कहते हैं। कुछ बीज लेकर एक छोटी क्यारी बनाते हैं, तो वो कुछ एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ने के बाद उनको जड़ के साथ उखाड़ लिया जाता है, और फिर एक एक पौधे को निश्चित दूरी पर मैनुअल ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसप्लांटेशन। देखिएगा, मिर्च, टमाटर, बैंगन, देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ट्रांसप्लांट क्यों करें। मिर्च को वैसे बो सकते हैं, लेकिन नहीं, मिर्च का पौधा ऊपर, मिर्चों की फसल ऊपर लगती है, उसमें ऊपर जगह चाहिए फैलने के लिए, और अगर हम वैसे बखेर कर बोते हैं
तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी बहुत कम रह सकती है। ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे की एक निश्चित दूरी रखकर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। टमाटर के ऊपर फल लगता है, बहुत सारे टमाटर अगर हम पास पास बोएंगे तो उनको ना तो पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना उनको पूरी धूप मिलेगी, इसलिए उनकी फोटोसिंथेसिस में भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है एक निश्चित दूरी के बाद पौधे को लगाना। तो इससे ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही अच्छी मेथड है। अब बात आती है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर मीन्स खाद जो हम घरों में बनाते हैं, कंपोस्ट से बनाते हैं। फर्टिलाइज़र मीन्स जो इट इज़ ए मैन मेड मैन्योर, यानी कि एक विशेष किस्म का इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे कि मान लिया पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है या फॉस्फोरस होता है। विशेष रूप से हम जो आजकल यूज करते हैं वो NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अलग अलग भी मिलता है, नाइट्रोजन अलग मिलता है, फॉस्फोरस अलग मिलता है, पोटेशियम अलग मिलता है। यानी कि ये ऐसा होता क्यों? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्योर। मैन्योर का मतलब है कि जो हम घर में वेस्ट होता है, हमारे फल हैं उनके छिलके हैं, सब्जियां उनके छिलके हैं, जो गाय भैंस हैं उनका मल मूत्र है, इनको सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में दबा दिया जाता है। और गड्ढे में दबाने के बाद ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिग्रेड कर देते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। और इस कंपोस्ट खाद को हम एज ए मैन्योर यूज़ करते हैं। इसमें जो हर तरह का कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कंपोस्ट खाद एक सफिशिएंट खाद नहीं है। इसलिए अब हर फसल को अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए। किसी फसल को नाइट्रोजन चाहिए अकेला, किसी फसल को पोटेशियम चाहिए, किसी फसल को फास्फोरस चाहिए। ये छोटे छोटे मात्रा में बीजों के रूप में आपको मिलते हैं या पाउडर के रूप में मिलते हैं। तो इसको हम देते हैं तो तुरंत पानी में घुलनशील होने के बाद ये मिट्टी में मिल जाता है और हमारी फसल उसको बाई रूट्स एब्जॉर्ब कर पौधों तक तुरंत पहुंचा देती है। जबकि इसको जो कंपोस्ट खाद को बहुत समय लगता है। यानी कि ये मान के चलिए कि अगर हमें तुरंत किसी चीज़ की ज़रूरत की पूर्ति करनी है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी है, तो हमको फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड करना होता है। और वैसे फसल की एनरिचमेंट के लिए हम कंपोस्ट खाद तो बहुत ही अच्छी खाद है, मोस्टली आगे जाकर इसका बेनिफिट मिलता है। अब एडवांटेज भी हो सकते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। जब किसी के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। कंसंट्रेटेड फॉर्म है, फर्टिलाइजर्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है इतनी थोड़ी मात्रा में ही इसको दिया जाता है। दूसरा, फर्टिलाइजर आर इजी टू स्टोर, एक कट्टे में यूज कर लेते हैं, हैंडल आराम से हो सकता है, ये ज़्यादा भारी नहीं होते हैं। जबकि कंपोस्ट खाद कभी भी कट्टे वगैरह में पैक नहीं की जा सकती। तो यूरिया हुआ, सोडियम नाइट्रेट हुआ, सुपर फॉस्फेट हुआ, अमोनियम फॉस्फेट हुआ, ये क्या है, ये कुछ किस्म है फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स को चूज करते समय हमें देखना चाहिए कि हमारी किस फसल को किस न्यूट्रिएंट की अधिक आवश्यकता है और हमारी मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है। मिट्टी को चेक कराकर हम ये निश्चित कर लेते हैं कि हमारी फसल को कौन सा फर्टिलाइज़र इम्पोर्टेंट है, कौन सा फसल के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए। अब जैसे ल्यूगिमिनियस प्लांट्स हैं, ल्यूगिमिनियस प्लांट्स का मतलब जिनकी नॉट्स होती हैं जड़ों में, जैसे कि पीज होते हैं, बीन्स होती हैं, इनको नॉट रिक्वायर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की नोड होती है, नाइट्रोजन सल्फाइड नहीं चाहिए इनको। इसलिए इनको जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ दी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू मेक दी सॉइल फर्टिलाइजर, यानी कि कुल मिलाकर जिसको जिस प्रकार की हमें ज़रूरत है उसी प्रकार का हम उसे फर्टिलाइजर यूज करेंगे या फिर मैन्योर यूज करेंगे। ये हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी खेती के लिए कौन सा फर्टिलाइजर कौन सा चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है कि पौधों को पानी देना। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। पौधों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी देखभाल के लिए
फसल अच्छी लेने के लिए किस समय किस पौधे को कितना पानी देना है, ये हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मान लिया हमने धान बो रखा है, तो धान के लिए पानी उसके अंदर खड़ा रहे तो ही धान अच्छा पकता है, लेकिन अगर यही गेहूं में पानी खड़ा हो जाए तो गेहूं मर जाएगा। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि किस फसल के लिए कितने पानी की आवश्यकता है, उसको उसी हिसाब से हम इरिगेट करेंगे। इरिगेशन में आजकल पानी की बहुत कमी है, इसलिए पहले किसान क्या करते थे, एक बार यहाँ से जगह करी, मान लीजिए ये आपकी एक क्यारी है, यहाँ पर जगह होती थी और यहाँ से पानी दिया, सारा पानी क्यारी में पूरी भरती थी। लेकिन खेत तो एकसार होता नहीं है, कहीं ऊंचा नीचा भी होता है, इसलिए कहीं पानी ज़्यादा भर जाता था, कहीं पानी कम भर जाता था। इसलिए पानी का ये सिंचाई कोई महत्वपूर्ण नहीं, अच्छी नहीं। अब कम पानी से ज़्यादा सिंचाई करें, ये देखिएगा, ये आपको फोटो देख रहे हैं। फुरो मीन्स एक फुहारे के रूप में। इन दिस मेथड ऑफ द इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू चैनल्स ऑफ फुरो, यानी कि फुरो का मतलब है नालियों के, नाली बना दी जाती हैं क्रॉप्स में, और उन नालियों के बीच में जो पानी दिया जाता है और नालियों के ऊपर पौधे लगाए जाते हैं, तो पौधों की जड़ को पानी आराम से पहुंच जाता है और कम पानी की आवश्यकता में हम ज़्यादा काम ले सकते हैं। दूसरी होती है फील्ड बंड इरिगेशन। फील्ड इज ब्रोकन इनटू कंपार्टमेंट्स विद रेज्ड एज, यानी कि कुछ ऊंचाई पर, जैसे कि आपके वाटरमेलन, मुस्कमेलन, ककड़ी की बेल लगाई जाती हैं, कुछ ऊंचाई पर लगाई जाती हैं और उनमें बंड्स बनाकर वेस्टेड पानी को रोक दिया जाता है और उसमें थोड़े पानी से हम ज़्यादा सिंचाई कर लेते हैं। एक सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि एक नोजल के द्वारा छिड़काव करना, छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधों के ऊपर जमी धूल भी सफा हो जाती है और पौधों की जड़ को भी पानी आराम से मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसको सिस्टम देखिएगा, आपकी वीडियो में ये है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये पानी चल रहा है, ये देखिएगा, आप देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर हमें इस ढंग से सिंचाई करें तो कम पानी में हम ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि खेत में पानी लॉगिंग नहीं होना चाहिए। लॉगिंग होने से क्या होता है, उनकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फसल हमारी मर सकती है। तो द टेंडेंसी ऑफ द क्रॉप्स टू फॉल इन रेस्पॉन्स टू द अल्टीमेटली रेन्स एंड हेल स्टॉर्म इज कॉल्ड लॉजिंग। ज़्यादा पानी भरना लॉजिंग कहलाता है, ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। अब जो मेन चीज़ है वो है वीडिंग। वीडिंग मीन्स कुछ ऐसे पौधे हमारी फसल के साथ पैदा हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो हमारे क्रॉप्स की पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, हमारी फसल को कमज़ोर कर देते हैं, तो हम उनको दूर करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है व्हाट आर वीड्स। तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट आर ग्रोन विद आवर क्रॉप्स। अल्टीमेटली पैदा हो जाए, ऑटोमेटिकली ही पैदा हो जाते हैं, उनको बोया नहीं जाता। जैसे कि बथुआ हुआ, हिरनखुरी हुई, ये सब क्या है, वीड्स है। तो अच्छी फसल के लिए इनको दूर भी करना पड़ेगा। तो दूर करने के भी कई तरीके हैं, आजकल तो डिफरेंट वे हैं। नंबर एक, हम खुरपे से, दरांती से, हैरों से इनको जोत सकते हैं। देखिए, आपके गौर करके देखिएगा, ये ट्राउल खुरपा कहते हैं गांव में, और हैरों से यूज कर सकते हैं। इसमें केमिकल स्प्रे करके भी हम वीडिसाइड्स को दूर कर सकते हैं। ये देखिएगा, 2,4-D डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, ये केमिकल्स हैं। लेकिन किसान को इनकी जानकारी ये होनी चाहिए कि आपकी फसल को नुकसान ना हो जाए। बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल विच इन्वॉल्व यूज ऑफ इंसेक्ट ऑफ सम अदर destroy only the weeds। बायोलॉजिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं।
तो इस ढंग से खरपतवार का साफ करना वीडिसाइड्स कहलाएगा। तो वीडिसाइड्स, वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स, और वीडिसाइड्स जो केमिकल उनको दूर कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। नाम भी देख सकते हैं, नाम आप याद कर सकते हैं इसमें, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दूसरे भी नाम हो सकते हैं, आप याद करेंगे इनको। तो हर एक अलग अलग फसल के लिए अलग अलग वीडिसाइड्स होते हैं। अब मेन बात आती है क्रॉप प्रोडक्शन की, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी फसल तो बढ़िया खड़ी हुई, लेकिन उसमें कुछ कीड़े लग गए। कुछ कीड़े तने में लग जाते हैं, कुछ कीड़े पत्तियों को खा जाते हैं, कुछ कीड़े जड़ों को खा जाते हैं। तो अलग अलग तरह का कीड़ा है। तो जो कीड़े, जो इंसेक्ट्स आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, द इंसेक्ट्स और द माइक्रोब्स दैट डिस्ट्रॉय योर क्रॉप्स इज कॉल्ड पेस्ट। और पेस्ट को दूर करने के लिए, पेस्ट को रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड। द केमिकल्स विच रिमूव द पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। जैसे कि आपका DDT है, वैसे आजकल DDT यूज नहीं होती, क्योंकि DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमेशा फसल को नुकसान देती है। मैलाथियोन, BSC, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे कीड़ों को, लेकिन हर कीड़े में एक सी दवाई यूज नहीं होती। हर फसल में अलग अलग तरह के कीड़े लगते हैं और अलग अलग तरह की दवाई, आप उनकी पूरी जानकारी केमिकल या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से ले सकते हैं कि किस फसल के लिए हमें कौन सा कीड़ा लगा है और उस कीड़े के लिए कौन से पेस्टिसाइड हमें यूज करना होगा। इसके बाद में आती है हार्वेस्टिंग, फसल को काटना। जब फसल पक जाती है तो उसको काटने को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। वंस द क्रॉप आर मैच्योर्ड, फार्मर्स कट एंड गैदर देम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब ये हार्वेस्टिंग भी आजकल, तो पहले तो मैनुअल होती थी, लेकिन आजकल ये हार्वेस्टर से भी होती है। और कुछ मशीन तो ऐसी हैं जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक साथ करती हैं, दीज आर कॉल्ड कंबाइन मशीन। ऐसी मशीन को क्या कहते हैं? कंबाइन मशीन। ये अगर हार्वेस्टिंग करनी है तो फिर थ्रेशिंग करनी होती है, और हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग दोनों एक मशीन से हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड कंबाइन मशीन। आपने देखी होगी, आपके गाँव में चारों तरफ होती है। उसके बाद में उसके अंदर कुछ चाप्स, भूसा रह जाता है, उसको हम विनोइंग करते हैं, यानी कि हवा से हल्की चीज़ को उड़ाते हैं और जो भारी चीज़ होती है वो ज़मीन पर वहीं गिर जाती है और हल्की चीज़ उड़कर दूर चली जाती है। दीज आर दी विनोइंग प्रोसेस। ये हवा से हल्की चीज़ दूर चली जाएगी और भारी चीज़, ये कॉइन्स जो हैं, ये अनाज के ग्रेन्स हैं, ये यहीं रुक जाएंगे। उसके बाद में आता है बेटा फसल का स्टोरेज। फसल का स्टोरेज, स्टोर करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने फसल अच्छी पैदा की, अच्छा बीज बोया, अच्छी फसल भी हुई, कटाई भी कर ली, तो स्टोर करने से पहले सबसे पहला काम है आपको फसल को अच्छी तरह सुखाना। क्योंकि फसल कितनी भी पककर काटी जाए उसमें थोड़ी बहुत पानी की मात्रा रहती है, इसलिए अच्छी तरीके से उसको सुखा लें। सुखाने के बाद में उसको अब स्टोर करना है। स्टोर में ये ध्यान रखें कि स्टोर करने से पहले कोई भी कीड़ा उसमें ना लगे, इसलिए कुछ केमिकल्स यूज करें। हमारे यहाँ कई प्रकार के, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, ये गवर्नमेंट के अनाज को स्टोर करते हैं। लेकिन हमें अपने अनाज को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? उसमें ग्रेन्स और चाप अलग अलग हों, सूखा हुआ हो। किस में करें? ग्रेनरीज होती हैं, ये देखिए आपको देख रहे होंगे, दीज आर ग्रेनरीज। सिलियोज यानी घर में टंकी वगैरह यूज़ करती हैं। कभी भी इनको हम ऐसे यूज़ ना करें कि हम इनको सैक्स में बंद कर दें, जिससे कि रोडेंट्स काट सकते हैं, चूहे काट सकते हैं। तो बोरी में, या फिर ऐसा इंतज़ाम करें कि वहाँ तक चूहे ना पहुँच पाएँ। कुछ फसलें स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर, कुछ फलें, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में रखी जाती हैं, तो उनके लिए हम कोल्ड स्टोर का यूज़ करते हैं।
तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही काफ़ी है। उसके बाद में आपको थोड़ा जो काम करना है वो देखें। सबसे पहले काम कि आपको चित्र बनाना है सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम का, फिर फ्यूरोज इरिगेशन का। क्वेश्चन वगैरह आंसर बाद में, तो कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे वो हम अभी वीडियो से आपको दिखा रहे हैं, वो आपको अपनी बुक के हिसाब से तैयार करने हैं। ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स पूरे करने हैं बुक से छांटकर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स को हम पूरा करके दिखाएंगे, आप उनसे मिलान कर लें। उसके बाद में इनको फेयर कॉपी पर उतारें। नीचे आपको देखिएगा राइट दी नोट्स ऑन, अपने हिसाब से नोट्स डाउन करके देखें। तो आपको ये काम है, फिल इन दी ब्लैंक्स करें और नोट्स बनाएं और इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।